हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट में नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले कि आपने 2 क्लास में करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। आज हम आपके सामने जो डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, नॉन फार्मा आपको पढ़ाना है, क्योंकि आपकी नॉन फार्मा की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको हमें बहुत ही मजबूत बनाना है। धीरे धीरे हमने अभी क्या किया, आपको करंट अफेयर्स की क्लासें हमने स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे हमने देखिए आज आपको कुछ पॉलिटिक्स की चीज़ों को बताएंगे, फिर हम आगे आने वाली क्लासेस में आपको जोड़ेंगे, हिस्ट्री से जोड़ेंगे, ज्योग्राफी से जोड़ेंगे, और साथ साथ में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए फार्मा का जो आपका प्रिपरेशन है वो सिर्फ आरआरबी को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको आरआरबी के में जो है वो आपको नॉन फार्मा भी उतना ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप बस स्टूडेंट्स जुड़े रहिए और एक एक चीज़ को समझते रहिए। आज हम यहाँ पे जो आपके सामने डिस्कस करेंगे वो इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनसे ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो वहीं से आपको क्वेश्चन मिले, क्योंकि उनसे जुड़े हुए या उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस को समझना है, और बिल्कुल आपको अच्छे से इस क्लास को समझना है और सारी चीज़ों को आज यहाँ पे आपको गेन करके जाना है। तो आज देखिए पहला क्वेश्चन ही आपके सामने डिस्कस करते हैं। पढ़िए, which jurisdiction empowers the Supreme Court to settle dispute between the union and state। यहाँ पे इस चीज का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? इस चीज का मतलब ये हुआ कि ऐसा देखिए कौन सी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, कौन सी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को ये पावर प्रोवाइड करती है कि वो आपके केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र और साथ साथ में जो राज्य सरकार में कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो उसको किस पावर के तहत उसको सॉल्व करती है। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन जो है तो एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा एडवाइजरी, थर्ड ओरिजिनल, फोर्थ है यहाँ पे रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। जो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, किसी भी डिस्प्यूट को जो राज्य और केंद्र के बीच में हो जाता है उसको क्या करता है, सुलझाता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मेजोरिटी इन पार्लियामेंट टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आपका जज होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज या आपके हाई कोर्ट के जज को आप उसके पद से कैसे हटा सकते हैं, क्या उसके पद से हटने का क्या प्रावधान है कि कैसे वो हटाया जा सकता है। तो पहला आप समझिए, सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस, मतलब हाउसेस का मतलब सदन, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी मतलब कुछ लोग क्या हुए, मेजोरिटी में कुछ लोग हुए, कुछ लोग जुड़ गए, तो क्या कुछ लोगों के जुड़ने से हट जाएगा, नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ओके। थर्ड ऑप्शन है स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेस। अगला है आपका कॉन्सेंसस इन द कोलिजियम। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेस। होना क्या चाहिए कि आपके जो दोनों सदन हैं उनमें से क्या होना चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मेजोरिटी जब होगी तभी आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या आप यहाँ पे जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज हैं तभी आप उनको क्या कर सकते हैं, तभी आप वहां से उनको अपने पद से रिमूव कर सकते हैं। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 2/3 होने चाहिए दोनों सदन को मिला के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, which 1979 cases is cited as one of the earliest PIL recording under trial prisoner। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है बिहार से, ठीक है। देखिए अभी ऑप्शन में आपको बताऊंगा, पहले मैं इसके पीछे की कुछ कहानी आपको बता देता हूँ। एक केस है आपका बिहार से रिलेटेड। देखिए इस केस के बाद ही क्या हुआ था, जो आपकी जैसे पीआईएल है, ये यहाँ पे ये फर्स्ट पीआईएल का जो आपका यहाँ पे जो आया था 1979 में आई थी। आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पीआईएल जो दाखिल हुई थी वो 1979 में दाखिल हुई थी। और उसमें से देखिए किसमें कौन सा वो केस था वो भी आप देखिए, ये आपका केशव नंदा भारती स्टेट ऑफ केरला, या हुसैन आरा खातून का बिहार सा, या सुनील बात्रा एट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, या शान बानो केस, कौन सा वो केस था जहां से फर्स्ट टाइम से पीआईएल स्टार्ट हुई थी। तो वो केस था यहाँ पे हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार। मतलब क्या था, बिहार में जो हुसैन आरा जो आप खातून का जो केस था वहां से ही स्टार्ट हुई थी आपकी फर्स्ट
पीआईएल जिसको बोलते हैं जनहित याचिका, यहीं से स्टार्ट हुई थी। कब? 1979 से। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीआईएल किस ईयर में स्टार्ट हुई थी, आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कौन सा था? 1979 था। और कौन से केस से स्टार्ट हुई थी? तो वो केस जो था वो यहाँ पे कौन सा था? हुसैन आरा खातून का केस था। कहाँ पे? बिहार में था। इसी पीआईएल के बाद क्या थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो जेल में थे जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा था, तो इसी के तहत क्या हुआ था, उन लोगों को क्या मिला था? न्याय मिला था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। विच पार्टी फॉर्म द फर्स्ट सिग्निफिकेंट कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1977? अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछा गया है कि कौन सी पार्टी कोalition मतलब क्या होती, मिलके बनी हुई थी, कौन सी, कब? 1977 में कौन सी ऐसी पार्टी थी जो मिलके बनी हुई थी? पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे आता है भारतीय जनता पार्टी, नेशनल फ्रंट, या जनता पार्टी, या यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका आंसर है वो यहाँ पे आपका है जनता पार्टी। अब आप ये चीज देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा, जनता पार्टी और जो आपकी बीजेपी, ये दोनों ही क्या थी, एक तरीके से अलग पार्टी थी। ठीक है, हाँ, बाद में जनता पार्टी जो बीजेपी में डिसॉल्व हो गई, अलग बात है, क्योंकि ये जो बीजेपी बनी थी ये आपकी 1980 के आसपास बनी थी, और ये बनी थी ये थी आपकी 1977 में, तो ये थी। ठीक है, लेकिन ये बनी हुई थी, लेकिन जो आपकी बीजेपी बनी थी वो जनता पार्टी के बाद बनी हुई थी। दोनों का जो आपका चुनाव चिन्ह है वो तक अलग है। आप बीजेपी का चुनाव चिन्ह जानते हैं, ठीक है, आपके कमल का फूल जो है, जो यहाँ पे था, और जो आपका जनता पार्टी का जो यहाँ पे चिन्ह था वो क्या था, यहाँ पे जो आप कोई एक किसान है, किसान अपने ऊपर हल रखे हुए है, इस तरीके का जो यहाँ पे इसका क्या था, चुनाव चिन्ह था, वो था। ठीक है, चुनाव चिन्ह क्या था इसका, कि कोई भी यहाँ पे जो किसान है वो अपने ऊपर हल रखे हुए था, इस तरीके का जो चुनाव चिन्ह था वो किसका था, जनता पार्टी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, भारतीय जनता पार्टी में और जनता पार्टी में दोनों ही पार्टियां क्या थी, अलग थी। हाँ, बाद में जनता पार्टी डिसॉल्व हो गई थी, वो अलग बात है, लेकिन अलग पार्टियां थी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखिए, ये मैंने आपको आंसर बता दिया था, जनता पार्टी। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत पढ़िए। व्हाट इज द स्पेसिफिक लोकसभा क्राइटेरिया फॉर अ रजिस्टर्ड पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी? ऐसा देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा का ऐसा कौन सा, मतलब ऐसी कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें क्या है कि कोई पार्टी एज अ नेशनल पार्टी की तरह अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकती है। ठीक है, तो कब कर सकती है कोई पार्टी? क्या लिखा हुआ, विनिंग एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल सीट। ठीक है, विनिंग एटलीस्ट 2% ऑफ सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, फिर securing 8% of the ballot votes in 4 states, winning 4 states at securing 4% of the votes nationally। अब इसमें से स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो यहाँ पे है आपका बी पार्ट। क्या होना चाहिए आपको, नेशनल, कोई पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी वो कब रजिस्टर्ड होगी, वो तब रजिस्टर्ड होगी कि क्या होना चाहिए, उसके पास टोटल सीट का कम से कम क्या होना चाहिए, 2% होना चाहिए, और क्या किया होना चाहिए उसने, कौन से, 3 डिफरेंट स्टेट में। समझ रहे हो आप, 3 डिफरेंट स्टेट में एटलीस्ट कितनी पर होना चाहिए, टोटल सीट का कितना होना चाहिए, 2% सीट्स उसके पास होनी चाहिए, कितनी, एटलीस्ट 3 स्टेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए, अंडर आर्टिकल 75(3) द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच बॉडी? ये देखिए, अनुच्छेद जो आपका कौन सा है, यहाँ पे अनुच्छेद कौन सा, 75(3) के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब किस बॉडी के, मतलब किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, किस बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से, किसके अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 75(3) के अकॉर्डिंग। तो मंत्री परिषद किसके लिए मतलब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द राज्यसभा, द लोकसभा, और क्या है, सुप्रीम कोर्ट। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे होगा द लोकसभा। ठीक है, किसके लिए कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ के भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये भी देखिए, विच तेलंगाना स्कीम एग्जाम्पलीफाइज द वेलफेयर ड्राइव इन लोकलाइज्ड गवर्नेंस। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे तेलंगाना की ऐसी कौन सी स्कीम है जो वेलफेयर ड्राइव इन और लोकलाइज्ड गवर्नेंस को क्या करती है, एक एग्जांपल, मतलब उसके लिए एग्जांपल है कि मतलब पेश, मतलब एक वेलफेयर को आप समझ सकते हैं जन कल्याण। ठीक है, जन कल्याण। ठीक है, जन कल्याण के लिए कौन सा एक अपने लिए एक एग्जांपल सेट करती है, कौन सी स्कीम है वो तेलंगाना की, तो देखिए आप मिड डे मील स्कीम। ठीक है,
और दूसरी को डिजास्टर मैनेजमेंट या ऋतु बंधु स्कीम, इसमें से कौन सी है जो जन कल्याण के हित में आती है, तो वो कौन सी है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ऋतु बंधु स्कीम है, जो जन कल्याण के लिए यहाँ पे एक तरीके का क्या बनी हुई है, एग्जाम्पल है किसकी, तेलंगाना स्कीम में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ऋतु बंधु स्कीम, ठीक है। फिर आगे देखिए, What term do Bennett and the Segerberg used to describe a new mode to collective political engagement facilitated by the digital technologies? ठीक है, अब इसमें से देखिए आपके जो ऑप्शन है, फर्स्ट वन है डिजिटल ऑथराइजेशन, कनेक्टिव एक्शन, मीडिएटेड पर्सनलाइजेशन एंड द एल्गोरिदम मोबिलाइजेशन। मतलब किसके अकॉर्डिंग, बेनेट और द सेडबर्ग ने के हिसाब से जो नया मॉडल है किसके लिए, कलेक्टिव पॉलिटिकल एंगेजमेंट को कौन एक नई टेक्नोलॉजी है वो फैसिलिटेट करती है, कौन है इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डिजिटल या कनेक्टिव या मीडिएटेड या आपके एल्गोरिथमिक, कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन आपका, कनेक्टिव एक्शन आपका होगा किसके अकॉर्डिंग, बेनेट एंड द आपके क्या है, सेगरबर्ग के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सी, कनेक्टिव एक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कनेक्टिव एक्शन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं। Which concept describe political communication centering around individual leaders rather than parties or ideologies facilitated by the social media? ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो क्या करता है, किसी भी जैसे कि आप समझिए कोई भी जैसे पार्टी होगी, पार्टी का मतलब होता है दल, ठीक है, कोई किसी के मतलब एक तरीके से ऐसा कौन सा यहाँ पे एक ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है, किसी भी जैसे कि आप समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी लीडर है, कोई भी ऐसा कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो उस लीडर की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, ना कि किसी दल को, ना किसी की आइडियोलॉजी, मतलब सिर्फ एक यहाँ पे एक लीडर के व्यक्तिगत, उसका व्यक्तिगत जो स्वभाव है उसके बारे में वहां पे ध्यान दिया जाता है। ऐसी कौन सी यहाँ पे जो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे क्या करता है, लीडर जो आपका कोई है उसके व्यक्तिगत जो आपकी उसकी चीज होती है उसको डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे डिजिटल नेशनलाइजेशन या मीडिएटेड पर्सनलाइजेशन, व्हाट्सएप पॉलिटिक्स या कनेक्टिव एक्शन, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सीधी सी बात किससे रिलेटेड है, यहाँ पे लीडर के उसके व्यक्तिगत स्वभाव से, ठीक है, ना कि किसी से दल में तो बहुत लोग होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं, मतलब उसमें इसमें क्या किया जाता है, एक एक जो पर्सन है उसके मतलब उसका खुद का व्यक्तिगत स्वभाव के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो होगा मीडिएटेड पर्सनलाइजेशन। कौन सा क्या होगा, मीडिएटेड पर्सनलाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक लीडर के जो अपना खुद का व्यक्तिगत भाव होता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इसके आगे आने वाली क्लास में भी हम आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहिए और एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। आपको क्या होगा, जब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।